क्या हो अगर दुनिया की सबसे पुरानी दार्शनिक परंपरा, जिसे हम अक्सर सिर्फ आध्यात्मिक समझते हैं, वो उतनी ही विश्लेषणात्मक, तर्कसंगत और सार्वभौमिक भी हो जितनी कोई भी मॉडर्न फिलॉसफी? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और आज हम इसी नजरिए से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की महान कृति इंडियन फिलॉसफी यानी भारतीय दर्शन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आधुनिक दुनिया में भारतीय दर्शन की जो बौद्धिक गरिमा है उसका एक तरह से दावा है। सही कहा। और डॉक्टर राधाकृष्णन वो तो सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे और भारतीय विचार को दुनिया तक पहुंचाने में उनका बड़ा हाथ था। हाँ बिल्कुल, और ये किताब जो 1923 और 1927 के बीच 2 वॉल्यूम्स में आई, ये उनका मैग्नम ओपस, मतलब सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता है। उनका मिशन क्या था इसके पीछे, मतलब क्यों लिखी उन्होंने ये किताब? देखिए, उनका मिशन साफ था। पश्चिम में जो एक धारणा थी कि भारतीय दर्शन बस रहस्यवाद है या सिर्फ धार्मिक कट्टरता, उसको चुनौती देना। अच्छा। वो इसे एक कठोर, तर्कसंगत और गहरी नैतिक व्यवस्था के रूप में पेश करना चाहते थे। एक ऐसी व्यवस्था जो दुनिया भर के दार्शनिकों के बीच सम्मान की हकदार हो। और ये उन्होंने उस समय किया जब कॉलोनियल स्कॉलर्स अक्सर भारतीय सोच को पिछड़ा हुआ या सिर्फ धार्मिक कह के खारिज कर देते थे। सही। और दिलचस्प बात यह है कि राधाकृष्ण ने इसका जवाब गुस्से या विरोध से नहीं, बल्कि गहरी विद्वत्ता और एकदम साफ विचारों से दिया। कमाल है। तो ये जो इतना बड़ा काम है, इसकी संरचना कैसी है? मतलब पढ़ने वाले क्या उम्मीद करें इससे? ये 2 बड़े खंडों में है। पहला खंड शुरू होता है वैदिक काल की जड़ों से, फिर उपनिषदों के जो गहरे विचार हैं उनको देखता है, और फिर सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक जैसे जो मुख्य आस्तिक दर्शन हैं उनका विश्लेषण करता है। आस्तिक दर्शन मतलब? वो जो वेदों को मानते हैं। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं कि वो स्कूल जो वेदों को एक महत्वपूर्ण प्रामाणिक स्रोत मानते हैं। इसमें तर्क, यथार्थवाद, मन पदार्थ का द्वैत, इन सब पर फोकस है। अच्छा, तो पहला खंड वैदिक परंपरा से जुड़े दर्शनों पर और दूसरा खंड उन परंपराओं पर है जिन्हें अक्सर नास्तिक या हेटेरोडॉक्स कहते हैं, जैसे बौद्ध और जैन धर्म, क्योंकि वो वेदों की सत्ता नहीं मानते। हाँ, इसीलिए। और इसके साथ ही इसमें मीमांसा और वेदांत के जो बाद के विकास हुए, खासकर शंकर का अद्वैत वेदांत, उस पर बहुत गहराई से बात की गई है। मतलब वो सिर्फ लिस्ट नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। राधाकृष्णन हर दर्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताते हैं, उसके मूल तर्क क्या हैं और उसकी दार्शनिक व्याख्या क्या है, ये सब पेश करते हैं। वो ये दिखाते हैं कि ये अलग अलग धाराएं नहीं है, बल्कि एक लगातार चलती बातचीत का हिस्सा है। और इस पूरी बातचीत के, संवाद के मुख्य दार्शनिक धागे क्या हैं जिन पर राधाकृष्णन जोर देते हैं? वो कौन से बड़े सवाल हैं जिनसे ये दर्शन जूझते हैं? देखिए, कई बहुत गहरे विषय हैं, जैसे ब्रह्म की अवधारणा, वो परम वास्तविकता जो इस ब्रह्मांड का आधार भी है और इससे परे भी। फिर आत्मन का सिद्धांत, हमारी चेतना का मूल तत्व, मतलब हमारा ईगो नहीं, बल्कि वो शाश्वत साक्षी जो हर अनुभव के पीछे है। और मोक्ष। हाँ, और निश्चित रूप से मोक्ष या मुक्ति का लक्ष्य, ये जीवन से भागना नहीं है, बल्कि चेतना का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, परम ज्ञान पाना है। ये तो वाकई बहुत बुनियादी सवाल है। रियलिटी, चेतना, जीवन का उद्देश्य। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, न्याय दर्शन का तर्क और ज्ञानमीमांसा, वैशेषिक का यथार्थवाद, अद्वैत का अद्वैतवाद, इन सब का विश्लेषण बहुत गंभीरता और सम्मान के साथ किया गया है। हाँ, ये सोचना भी प्रभावशाली है कि राधाकृष्णन कैसे दिखाते हैं कि भारतीय विचारक भी उन्हीं मूल सवालों से जूझ रहे थे जिनसे पश्चिम में प्लेटो, देकार्त या कांट जूझ रहे थे। हाँ, और यहीं राधाकृष्णन की एक और बड़ी खूबी सामने आती है। भारतीय और पश्चिमी विचारों के बीच वो जो तुलना करते हैं, हाँ, वो कमाल की है। और वो ऐसा करते हुए किसी को कमतर नहीं दिखाते। वो दिखाते हैं कि बुनियादी दार्शनिक सवाल तो संस्कृतियों से परे एक जैसे हो सकते हैं, भले ही जवाब अलग हों। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? कैसे करते हैं वो ये तुलना? जरूर। जैसे वो बताते हैं कि सांख्य दर्शन में जैसे प्रकृति यानी मैटर और पुरुष यानी चेतना के बीच एक द्वैत की बात है, हाँ, उसमें कहीं न कहीं देकार्त के मन शरीर द्वैतवाद की गूंज सुनाई देती है। हालांकि दोनों के अंतिम लक्ष्य और तरीके बहुत अलग हैं। अच्छा। राधाकृष्णन का मकसद ये दिखाना है कि सत्य और मुक्ति की जो मानवीय खोज है वो अलग अलग रूपों में कैसे सामने आती है। ये दिलचस्प है। लेकिन क्या इससे भारतीय दर्शन की अपनी जो खासियत है उसके धुंधला जाने का डर नहीं रहता? ये चिंता जायज है और राधाकृष्णन इससे वाकिफ थे। उनका प्रयास विचारों को एक जैसा बनाना नहीं था, बल्कि उनके बीच एक पुल बनाना था,
संवाद और आपसी समझ को बढ़ाना था। मतलब विलय नहीं बल्कि संवाद। बिल्कुल। वो समानताएं दिखाते हैं पर भिन्नताओं का महत्व भी बताते हैं। लक्ष्य है बौद्धिक पुल बनाना। और इस समझ तक पहुंचने के लिए राधाकृष्णन की भाषा कैसी है? क्या ये किताब आसानी से पढ़ी जा सकती है? ये एक जरूरी सवाल है। देखिए, भाषा अकादमिक है, फॉर्मल है, लेकिन बहुत सुंदर और प्रवाह वाली भी है। मतलब मेहनत लगेगी। हाँ, ये गंभीर अध्ययन मांगती है। इसे आप यूं ही सरसरी तौर पर नहीं पढ़ सकते। ध्यान चाहिए, समय चाहिए, और शायद दर्शन में थोड़ी रुचि पहले से हो तो अच्छा है। लेकिन जो पाठक धैर्य रखते हैं उनके लिए ये ज्ञान का एक अविश्वसनीय खजाना है। ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, ये गहरी व्याख्या और विश्लेषण है। तो संक्षेप में कहें तो भारतीय दर्शन सिर्फ एक अकादमिक किताब नहीं है, ये तो एक पूरी सभ्यता की बौद्धिक आवाज का जैसे पुनरुद्धार है। हाँ, कह सकते हैं। दर्शन में, भारतीय परंपराओं में, या इस बात में कि विचार हमारी पहचान कैसे बनाते हैं, अगर किसी की इनमें रुचि है तो ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, शायद धीरे धीरे नोट्स बनाते हुए। निश्चित रूप से। ऐसा करके पाठक सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि हजारों सालों की मानवीय सोच, सवालों और खोजों के साथ एक गहरा रिश्ता बना रहे होते हैं। राधाकृष्णन ने कहीं लिखा था, उपनिषदों के दृष्टा जीवन से भागना नहीं चाहते बल्कि उसे पूरा करना चाहते हैं। शायद आज के इस भागदौड़ वाले युग में असली क्रांति बाहर के शोर में नहीं बल्कि अंदर के मौन में, गहरे विचार में और उन शाश्वत सत्यों को फिर से खोजने में है जिनकी तरफ ये किताब इशारा करती है। विचार करने लायक बात है। तो अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी, आपको सोचने पर मजबूर किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप अगली बार किस किताब या किस विचार पर हमें बात करते सुनना चाहेंगे।